हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और आप लोग ज़ोर-शोर से प्रीलिम्स की तैयारी में अब जुट गए होंगे। दोस्तों ऐसे समय पे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करें, चैप्टर वाइज़ करें, टॉपिक वाइज़ करें एंड फुल लेंथ टेस्ट भी आप लगाते रहें, जितनी ज़्यादा हो सके। पर साथ ही साथ रिवीजन भी आपकी होती रहनी चाहिए। तो ऐसे में आपके लिए एक ऐसी कोर्स होनी चाहिए थी, मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि आप लोगों के लिए एक ऐसी कोर्स होनी चाहिए थी, जो आपकी तैयारी को, आपकी रिवीजन को आसान बनाए। इसलिए मैंने डिसाइड किया आप लोगों के लिए हिस्ट्री की कोर्स लाने की और मैं कोशिश करूँगा कि हिस्ट्री के अलावे क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स से पूरी पूरी लेक्चर सीरीज़ लानी अब प्रीलिम्स के लिए पॉसिबल तो नहीं होगी, बट 1-2 सब्जेक्ट्स हैं ऐसे जिसके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोज़ आपके लिए बना के लाऊँगा, जैसे इकोनॉमिक्स या फिर एनवायरनमेंट वगैरह के। बट मैं अब पहले आपको बता रहा हूँ कि हिस्ट्री के अलावा फिलहाल प्रीलिम्स के लिए पूरी वीडियो सीरीज़ नहीं होगी, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे ही डिस्कशन कर पाएँगे अब, बट उसकी भी अभी पूरी तरह से गारंटी नहीं है, पहले हम लोग हिस्ट्री को क्लियर कर लें अपनी। देखो दोस्तों, हिस्ट्री की सिलेबस वास्ट है नो डाउट, तो ऐसे में और इतने कम समय में इस वास्ट सिलेबस को मैनेज करना भी एक चैलेंजिंग टास्क है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, 1 से 2 बार कम से कम ज़रूर पढ़ा होगा, रिवाइज़ आपने किया होगा हिस्ट्री को, बट चूँकि सिलेबस इतनी वास्ट है कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर पाना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। और सिर्फ़ हिस्ट्री तो पढ़ना नहीं है, हिस्ट्री के साथ-साथ और भी सब्जेक्ट्स हैं जिनको रिवाइज़ करना होता है, पढ़ना होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी होती है, रिटेन करनी होती है। तो ऐसे में चीज़ों को भूलना स्वाभाविक है। अगर आप भी भूल रहे हैं तो आप प्लीज़ इससे डिमोरलाइज़ ना हों, ये नेचुरल टेंडेंसी है, नेचुरल फिनोमेना है, सबके साथ होती है। ऐसे में आप एक ही चीज़ कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कर सकते हैं और कुछ टेक्निक्स पे काम कर सकते हैं, टेक्निकैलिटीज़ पे काम कर सकते हैं, जिससे आपकी मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग हो और आपको रिटेंशन की जो कुछ स्किल्स होती हैं, उन पे काम करनी चाहिए। रिटेंशन की जो स्किल्स होती हैं, उन पे आप थोड़ा काम करें। बाकी अगर आप चीज़ें भूल रहे हैं, तो इसके 2 रीज़न्स होते हैं। पहली तो अपनी मेमोरी है। मेमोरी की टेंडेंसी है भूलना। ज़रूरी नहीं कि मेमोरी हर चीज़ याद रखे। दूसरी बात है कि अप्रोच, अगर आपकी अप्रोच सही नहीं है, तो आपके पढ़ने और आपके समझने में एक बहुत बड़ी खाई रह जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसके लिए सही अप्रोच होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए मैं सबसे पहले 3 इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को डिस्कस करूँगा। इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। छोटी-सी डिस्क्रिप्शन है, आपने अगर नहीं देखी तो आप वापस से जाकर के उसको देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगी यहीं पे। दूसरी इम्पोर्टेंट इश्यू जो है वो है अप्रोच क्या होनी चाहिए हिस्ट्री को पढ़ने, हिस्ट्री को समझने की और स्ट्रैटेजी हमारी रणनीति क्या होगी हिस्ट्री की तैयारी के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि इस अप्रोच को अच्छे तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, एक होलिस्टिक वे में हिस्ट्री की तैयारी को समझें। और जब चूँकि सिलेबस इतनी वास्ट है हिस्ट्री की और टाइम कम है आपके पास, तो एक बेहतर अप्रोच, एक सही अप्रोच हिस्ट्री के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम इसी अप्रोच के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, बट मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लंबी ना हो, बट चूँकि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो जितनी रिक्वायर्ड लेंथ है, जितनी रिक्वायर्ड टाइम है, वो तो फिर देनी पड़ेगी इसमें। बट मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, बट अगर लंबी हो रही है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें। ये आपके लिए ही बनाई गई वीडियो है और इसमें आपको ही बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो बिना ज़्यादा समय वेस्ट किए हुए, चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हिस्ट्री को पढ़ने और हिस्ट्री को समझने के लिए क्या सही अप्रोच होनी चाहिए। तो वीडियो की जो टॉपिक है आज की, अप्रोच अप्रोच टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। देखो दोस्तों, जिस अप्रोच की मैं बात कर रहा हूँ, जिस सही अप्रोच की मैं बात कर रहा हूँ, उनको मैं कुछ पॉइंट्स में लिख करके आपको बताना चाहूँगा और बड़े ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहली अप्रोच जो होनी है, वो होगी आपकी पीरियडाइज़ेशन को लेकर के कि आप हिस्ट्री को
पीरियड्स में बाँट करके पढ़ना है। सबसे पहले आपको हिस्ट्री को पीरियड्स में बाँट करके पढ़ना है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, वो अप्रोच है एंशिएंट, जो नॉर्मली आपको टेक्स्ट बुक्स में दिखती हैं, वो है एंशिएंट पीरियड, मेडिएवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। नॉर्मली आपको ये क्लासिफिकेशन दिखती है, ये पीरियडाइजेशन दिखती है, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न। एंशिएंट में भी अगर आप देखो तो आपको प्री हिस्ट्री मिलेगी, देन प्रोटो हिस्ट्री में, एंड देन अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड में एंशिएंट पीरियड को क्लासिफाई की गई है, पीरियडाइज की गई है, अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड। फिर मेडिएवल में आओ तो मेडिएवल में अर्ली मेडिएवल पीरियड एंड लेट मेडिएवल पीरियड। और मॉडर्न में ऐसी कोई पीरियडाइजेशन नहीं है, बट फिर भी अगर आप देखना चाहो तो मॉडर्न में एक तो आपकी 18th सेंचुरी है, एंड देन आपकी ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश रूल है। तो ये जो पीरियडाइजेशन है, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न एंड सब पीरियडाइजेशन है, जो प्री, प्रोटो, अर्ली, देन अर्ली मेडिएवल, लेट मेडिएवल एंड देन मॉडर्न पीरियड। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये नॉर्मल अप्रोच है जो हर कोई आपको बताते हैं। बट मैं इस अप्रोच से आपको पढ़ने नहीं बोलूँगा। ये अप्रोच आपको बुक्स में मिलेंगी, बट ये अप्रोच मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव अप्रोच है। बल्कि इससे भी ज़्यादा अच्छी अप्रोच है, इससे भी अच्छी पीरियडाइजेशन है, जो हमारी अप्रोच होगी। और उसमें जो हम लोग पीरियडाइजेशन करेंगे, उसमें जो हम लोग पीरियडाइजेशन करने वाले हैं, वो पीरियडाइजेशन होगी हमारी फेज वाइज पीरियडाइजेशन। फेज वाइज पीरियडाइजेशन। फेज वाइज पीरियडाइजेशन का क्या मतलब है, अभी आपको समझ में आएगी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। फेज वाइज पीरियडाइजेशन। सो फेज वाइज पीरियडाइजेशन से मतलब है कि आपको पूरे हिस्टोरिकल पीरियड्स को, इंक्लूडिंग प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, आपको पूरे हिस्ट्री के सारे पीरियड्स को कुछ फेजेज में डिवाइड करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहली जो फेज होगी, पहली फेज होगी प्री हिस्ट्री में, जो पैलियोलिथिक से शुरू होती है। पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक होते हुए, नियोलिथिक होते हुए, चालकोलिथिक होते हुए आप आ जाएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। हालांकि इस नाम के ऊपर विवाद है, बट फिर भी फॉर दिस मोमेंट वी विल यूज द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन। जनरली हड़प्पन सिविलाइजेशन ही अब बोली जाती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं बोली जाती, बट अभी के लिए आईवीसी हम लोग यूज करते हैं। तो पहली जो फेज होगी वो पैलियोलिथिक से चलते हुए पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन पे पहली फेज हमारी खत्म हो जाएगी। रीजन क्या है इस फेज में हिस्ट्री को डिवाइड करने की, इतनी सी पार्ट रखने की? रीजन, एक स्पष्ट रीजन ये है कि जो डेवलपमेंट की प्रोसेस पैलियोलिथिक में शुरू होती है, जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, हर तरह की चेंजेज आ रही हैं, जो कल्चर डेवलप हो रही है, तो ये जो इवोल्यूशन है, ये जो डेवलपमेंट है, जो पैलियोलिथिक में शुरू हो रही है, वो धीरे-धीरे इवॉल्व होते-होते इंडस वैली सिविलाइजेशन तक आते-आते अपने एक्सट्रीम फेज में पहुँच जाती है, अपने जेनिथ पे पहुँच जाती है। और ये जो डेवलपमेंट है, ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट है। ग्रेजुअल डेवलपमेंट का मतलब है कि इसकी जो हर एक हर एक सब्सीक्वेंट पीरियड है, अपने पिछले वाले पीरियड से, उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूटी आपको दिखेंगी। चेंजेस तो हो रही हैं, बट साथ ही साथ आपको कुछ एलिमेंट्स की कंटिन्यूटी भी दिखेगी। कुछ ट्रेड्स पुराने पीरियड से, पुराने फेज से सिमिलर ट्रेड्स आपको आने वाले पीरियड्स में दिखेंगे। ये होती है ग्रेजुअल इवोल्यूशन। तो पैलियोलिथिक से जो डेवलपमेंट की प्रोसेस शुरू होगी, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन तक एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट की तरह चलेगी, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक सिविलाइजेशन का आकार ले लेगी। तो यहाँ पे आके पहली पीरियड खत्म होती है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाइमलाइन है जनरली 2600 से लेकर के 1900 बीसीई तक है। 1900 बीसीई में ऐसे हमारे पास सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं कि यहाँ पे अर्बन फेज की डिक्लाइन होती है। अर्बन फेज की डिक्लाइन होती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी तरह से खत्म नहीं होती है, बल्कि अर्बन फेज की डिक्लाइन होती है, और 1900 बीसीई के बाद पोस्ट अर्बन फेज के नाम से हम उन पीरियड्स को जानते हैं। अब पोस्ट अर्बन फेज क्यों कहते हैं, वो सारी बातें हम लोग आगे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस करेंगे, तो वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। जो सेकंड फेज होगी हमारी,
वो 1900 बीसीई से, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, वो हम लोग लेंगे 1500 बीसीई तक। 1500 बीसीई क्यों? क्योंकि 1500 बीसीई में जनरली मानी जाती है कि इन्फ्लक्स ऑफ आर्यंस हो रही थी। Remember the word influx. I'm not using invasion of Aryans. Aryans were not invaders. We will discuss this also. So 1900 BCE से 1500 BCE तक इस फेज में हम देखेंगे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और इस बैकग्राउंड में, जब ये बैकग्राउंड हमारी क्लियर हो जाएगी, तो इस बैकग्राउंड में हम लोग देखेंगे जब हमारे आर्यंस आएंगे, यानी कि वहां से हमारी ऋग वैदिक पीरियड शुरू होगी। ऋग वैदिक पीरियड से फिर जो एक कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट होगी, वो कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट हम लोग मौर्यन पीरियड या मगधन पीरियड तक देखेंगे। मगधन पीरियड या फिर मौर्यन पीरियड तक देखेंगे। ये जो मौर्यन पीरियड है, ये चलेगी अपनी सेकेंड सेंचुरी बीसी तक। 187 में मानी जाती है कि मौर्यन एम्पायर की डिक्लाइन हो गई थी 187 बीसी में। तो सेकेंड सेंचुरी बीसी तक हम इस पीरियड को, इस फेज को, तीसरी जो फेज है वो फेज हमारी चलेगी। ऋग्वेदिक से लेटर वैदिक से महाजनपद पीरियड, महाजनपद पीरियड से मगधन एंड देन मौर्यन पीरियड, मौर्यन एम्पायर। तो जो मगधन स्टेट है, वो स्टेट से एम्पायर का रूप कैसे ले रही है, वो सारी चीज़ों को हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ और भी चीज़ें जो हो रही हैं, और भी तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा अप्रोच में ही। मैं इसमें ज़्यादा चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैं बस इतनी सी बात बता रहा हूँ कि हमारी जो आइडिया ऑफ क्लासिफिकेशन है, आइडिया ऑफ पीरियडाइजेशन है, बस वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। देन फोर्थ पीरियड जो हमारी होगी, फोर्थ पीरियड इज पार्ट ऑफ थर्ड पीरियड ओनली, बिकॉज फोर्थ पीरियड में हम लोग डिस्कस करेंगे बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड अदर हेरेटिक सेक्ट्स, जैसे आजीविकाज हैं और अदर सेक्ट्स हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। बट मेनली हमारा जो फोकस होगा वो बुद्धिज्म और जैनिज्म के ऊपर होगा, और थोड़ी बहुत फोकस आजीविकाज के साथ होंगे। अदर हेरेटिक सेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम कर नहीं पाएंगे। कर इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास उनके लिए जानकारी कम है। मतलब मेरे पास जानकारी नहीं है, हिस्टोरियंस के पास ही जानकारी नहीं है, क्योंकि इनके बारे में जो भी बात होती है, अदर हेरेटिक सेक्ट्स के बारे में जितनी भी बात हुई है, वो या तो बुद्धिज्म टेक्स्ट में है या फिर जैन टेक्स्ट में है। इनकी अलग से बाकी स्कूल्स के, बाकी सेक्ट्स के हमें कोई किसी भी तरह की सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम इनके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। जो भी डिस्कशन है, जो कुछ भी जानते हैं हम, वो हम या तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के थ्रू जानते हैं, या जैन टेक्स्ट के थ्रू जानते हैं, या फिर ब्राह्मण टेक्स्ट के थ्रू जानते हैं। वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट ध्यान देना दोस्तों, ये जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है, ये हमारी एक अलग सी चलेगी, अलग थीम चलेगी थ्रू आउट द पीरियड, मिडिवल पीरियड तक, अर्ली मिडिवल पीरियड तक। देन फोर्थ पीरियड बेसिकली, बट लेट्स टेक विदाउट इन कंफ्यूजन। फिफ्थ पीरियड, जो फिफ्थ पीरियड होगी हमारी, वो मौर्यन हो गई। मौर्यन के बाद जो हम लोग कहते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड। पोस्ट मौर्यन पीरियड इज ऑल्सो नोन एज पीरियड ऑफ इंटरेक्शंस एंड न्यू सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट्स। सो पोस्ट मॉडर्न पीरियड बेसिकली, ये जो पीरियड है हमारी, वो सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेकर के थर्ड सेंचुरी सीई तक चलेगी। सीई, अब हम लोग आ गए हैं अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड में, थर्ड सेंचुरी सीई में। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हम देखेंगे कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर्स, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं सब कॉन्टिनेंट के, वो किस तरह के नए नए किंगडम्स राइज हो रहे हैं, जैसे सातवाहनाज हैं, और पुष्य भूतिज हैं, नो नॉट पुष्य भूतिज, शुंगाज हैं, और फिर ये बाहर से जो आ रही इन्वेजन हो रही है, जैसे शाकाज हैं, कुशान्स हैं, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। एक और चीज़ मैं बता दूं, ये जो थर्ड पीरियड थी हमारी, तो थर्ड पीरियड में हम जो ग्रीक एंड पर्शियन इन्वेजन को भी इसी में डिस्कस करेंगे। जो अलेक्जेंडर हैं और इधर हमारी डेरियस वगैरह हैं, सत्रापी हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Then after post-Mauryan, 2nd century BC to 3rd century CE, our next period will be 3rd century CE to 6th century CE. इस पीरियड को गुप्तास पीरियड कही जाती है, बट मैं डायनेस्टिक लेवल के फेवर में नहीं हूँ ज़्यादा, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी पीरियड को डायनेस्टिक लेवल देना सही होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि जिसको हम गुप्तास पीरियड कहते हैं, तो हमें ये पता होनी चाहिए कि गुप्तास की जो कंट्रोल थी वो नॉर्थ इंडिया में थी,
बट इसी टाइम पे दक्कन में वाकाटकास थे, अगर गुप्ताज थे, गुप्ताज यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, तो दक्कन में वही वाकाटकास थे। देन पुष्यभूतिज थे, और साउथ में भी नए किंगडम्स इमर्ज कर रहे थे, जैसे पल्लवाज हो गए, चालुक्याज हो गए, ये सारे किंगडम्स इमर्ज कर रहे थे। तो सिर्फ गुप्ता पीरियड कहना सही नहीं है, इसलिए 3rd सेंचुरी सीई से 6th सेंचुरी सीई तक की जो पीरियड होगी, उस पीरियड को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आकर के हमारी एंशिएंट पीरियड खत्म हो जाएगी। एंशिएंट पीरियड यहाँ पे आकर के हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई पीरियडाइजेशन की बात। हमारी अप्रोच में सबसे पहले हम हिस्ट्री को फेज वाइज पीरियड्स में बांट करके देखेंगे, और ये जो हमारी 5-6 पीरियड्स हैं, इन पीरियड्स में हम पहले हिस्ट्री को बांटेंगे। तो ये जो पीरियडाइजेशन है, आप देखोगे कि एक फेज के बाद दूसरी फेज आ रही है, एक पीरियड के बाद दूसरी फेज आ रही है, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और वर्टिकल पीरियडाइजेशन। वर्टिकल पीरियडाइजेशन। देन सेकेंड पॉइंट जो है, जो ये तो पहली पॉइंट होगी हमारी पीरियडाइजेशन। सेकेंड पॉइंट है जो डिस्कस करेंगे, वो हम लोग करेंगे हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि सेम पीरियड में अलग अलग रीजन्स पे क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट्स in various regions in the same period। इसकी क्या जरूरत है, क्यों हम ऐसा करने वाले हैं, क्यों हम ऐसा करने वाले हैं? इसके एक सिंपल सी रीजन है दोस्तों। सिंपल सी रीजन ये है कि आपको ये चीज समझना है कि जो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट इज नॉट अ यूनिफॉर्म प्रोसेस। आई एम राइटिंग दिस थिंग टू यू, इफ यू वांट राइट यू कैन कॉपी इट फ्रॉम हियर। डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, or you can say trajectory of development is not uniform। trajectory of development, डेवलपमेंट की जो डायरेक्शन होगी, ट्राजेक्टरी होगी, इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। इवन नॉट जस्ट ट्राजेक्टरी, ट्राजेक्टरी एंड पेस, स्पीड ऑफ डेवलपमेंट। so trajectory and pace of development is not uniform everywhere। और ये चीज आप देखेंगे आगे, जहां देखो एक सिंपल से एग्जांपल है कि जो हमारी हाँ, एक एक सिंपल सी एग्जांपल है कि देखो, नॉर्थ वेस्ट एक रीजन है हमारी, ठीक है, कश्मीर एक रीजन है हमारी, देन अपर गंगा वैली हमारी है, मिडिल गंगा वैली है, लोअर गंगा वैली है, देन दक्कन, एंड देन साउथ। ये कुछ रीजन्स है हमारे इंडिया में। हिस्ट्री में मेनली हम इन रीजन्स पे फोकस करते हैं। तो देखो, नॉर्थ वेस्ट में जिस टाइम में इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी, यानी कि हम बात कर रहे हैं, देखो 3500 बीसीई में, 3500 बीसीई में नॉर्थ वेस्ट में चालकोलिथिक पीरियड आ गई थी। चालकोलिथिक पीरियड आ गई थी, और इसी 3500 बीसी में कई जगहों पर पैलियोलिथिक ही चल रही थी। देन जब 2600 बीसी में आकर के इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई, तो कई जगहों पर अभी भी पैलियोलिथिक ही चल रही है, ढंग से न्यूलिथिक भी नहीं आई है। फिर जब 1900 में आकर के इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गई, अर्बन फेज डिक्लाइन कर गई, तो अब जाकर के साउथ इंडिया में हो या कश्मीर में हो, यहाँ पर भी न्यूलिथिक आई है। और कई जगहों पे आप देखोगे, जैसे राजस्थान में देखोगे, तो राजस्थान में जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट की बात हमने पीछे की थी, पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक, मेसोलिथिक से न्यूलिथिक, न्यूलिथिक से चालकोलिथिक और चालकोलिथिक से इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है, तो ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट भी हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है।
सो डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। राजस्थान में जो अर्ली सेटलमेंट, देखो अर्ली सेटलमेंट्स को हम लोग मानते हैं न्योलिथिक फेज से एसोसिएट करते हैं। और न्योलिथिक फेज मतलब है कि स्टोन एज भी है, जिसको न्यू स्टोन एज कहते हैं। अभी मेटल्स वहाँ पे कोई इन्वेंट नहीं हुई, कोई डिस्कवर नहीं हुई है मेटल। बट राजस्थान में जो अर्ली सेटलमेंट्स हैं वो चालकोलिथिक फेज में आ जाती है। यानी कि राजस्थान में जो अर्ली सेटलमेंट्स हैं वो चालकोलिथिक फेज में दिखती हैं। मीन्स राजस्थान जो है मेसोलिथिक से सीधा जंप करके चालकोलिथिक में आ जाती है। यानी कि राजस्थान में नियोलिथिक नहीं आई है। राजस्थान में नियोलिथिक फेज आई ही नहीं। नियोलिथिक फेज को आइडेंटिफाई हम करते हैं सेटलमेंट से, विलेज सेटलमेंट से, एग्रीकल्चर से। तो राजस्थान में जो अर्ली सेटलमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर है, विलेज इमरजेंस ऑफ विलेजेज हैं, वो चालकोलिथिक फेज में है। चालकोलिथिक फेज में वो आ जाती हैं। राजस्थान न्योलिथिक फेज में गई ही नहीं कभी, क्योंकि वहां कॉपर मिल गए। राजस्थान में कॉपर के माइंस मिल गए, तो वहां से कॉपर एक्सट्रैक्ट करने लगे। तो वो अब क्यों स्टोन यूज करेंगे? बट कॉपर मिल गए, एग्रीकल्चर हुई, तो उनकी सेटलमेंट आ गई। तो अर्ली सेटलमेंट्स चालकोलिथिक फेज में डायरेक्ट, न्योलिथिक गई ही नहीं। न्योलिथिक फेज कभी राजस्थान पहुंची ही नहीं। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है, ऐसे ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। मैं बस आपको एक आइडिया देने के लिए इतनी सारी चीजें यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आई होप कि ये चीज़ आपको, छोटी सी चीज़ है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और ये इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज़ में आपको कहीं क्लैरिटी नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली भी इसमें गाइड कर दूंगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गई। अगर आप नहीं समझे हो तो फिर भी एक दो बार वीडियो रिपीट में देखें। इस पार्टिकुलरली इस फेज, ये जो पार्टिकुलर स्लाइड है, इसको आप देखें, आपको जरूर समझ में आ जाएगी। छोटी सी बात है। और बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे ये वीडियो आगे चलेगी आपको और भी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो ये चीज आपको समझना था कि ट्राजेक्टरी एंड पेस ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। तो जब ट्राजेक्टरी और पेस डेवलपमेंट की यूनिफॉर्म नहीं है दोस्तों, तो क्या से जो वर्टिकल हमने डेवलपमेंट देखी है, क्या उससे हमारा काम बन जाएगा? क्या हम एक पीरियड के लिए जो क्या हम एक पीरियड के लिए सारे रीजन्स का प्रोफाइलिंग कर पाएंगे? प्रोफाइलिंग मतलब कि वहां पे किस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो क्या हम एक पीरियड में, हम क्या उसको एक जनरल टेंडेंसी मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हर जगह पे अलग-अलग चीज़ें हो रही है। कहीं पे सेम हो सकती है, बट ज़रूरी नहीं कि सेम हो। आप मोस्टली देखोगे कि बहुत जगह सेम पीरियड में अलग-अलग चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि मैंने पीछे एग्ज़ाम्पल में राजस्थान की एग्ज़ाम्पल दिखाई थी, और वहीं आपको मैंने भी बताया था कि जब नॉर्थ वेस्ट और साउथ इंडिया के बीच डिस्टिंक्शन बताई थी कि एक ऐसे नॉर्थ वेस्ट में जब पूरी डेवलपमेंट हुई कि अ, पैलियोलिथिक से मेसो, नियो एंड देन चालकोलिथिक पीरियड एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई, पोस्ट अर्बन फेज आ गई, और साउथ इंडिया में अभी मेसोलिथिक ही चल रहे हैं। सॉरी, साउथ इंडिया में नियोलिथिक चल ही रही है अभी। काफ़ी लेट से नियोलिथिक पहुँची है। फिर कहीं-कहीं आप देखोगे कहीं मेसोलिथिक दिखती है, कहीं नहीं दिखती है। कहीं ऐसे नियोलिथिक साइट्स है जहाँ पे पैलियोलिथिक सेटलमेंट्स नहीं है। पैलियोलिथिक फेज़ में जाने की हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। कहीं ऐसे फेज़ देखोगे जहाँ पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है, नियोलिथिक ही नहीं मिलती है। तो ये सारी वेरिएशंस होती हैं। तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं हॉरिज़ॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में, और इसको आप कह सकते हो कि रीजनल वेरिएशंस। तो सेकंड अप्रोच जो होगी पीरियडाइजेशन, पहली अप्रोच होगी जो हमारी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। देन सेकंड अप्रोच है हमारी रीजनल वेरिएशन, कि सेम पीरियड में डिफरेंट रीजन्स में क्या-क्या चेंजेज हो रहे हैं, किस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो ये हो जाएगी हमारी रीजनल वेरिएशंस। अब जैसे कि मान लो कि एक हमारी पीरियड है, कौन सी पीरियड ले लें? सेकंड सेंचुरी बीसीई से लेकर के थर्ड सेंचुरी सीई में। तो नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे इस टाइम में शाकाज एंड कुशान्स की इन्वेजन है ना? शक एंड कुशान्स की किंगडम्स एस्टेब्लिश हो रही हैं। तो नॉर्थ इंडिया में, बट शक कुशान तो नॉर्थ इंडिया तक ही लिमिटेड है ना, उनकी तो मेन फोकस सेंट्रल एशिया है। तो साउथ इंडिया में इस टाइम में क्या हो रही है? साउथ इंडिया में इस टाइम में क्या हो रही है? तो साउथ इंडिया में आप देखोगे कि एक संगम फेज में एक नई तरह की तमिल आइडेंटिटी डेवलप हो रही है। तो ये है रीजनल वेरिएशंस। इसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा आगे चल कर के। ये तो हमारी अप्रोच में आपको बस एक मोटा-मोटा आइडिया दे रहा हूँ कि क्या अप्रोच होनी चाहिए ये सब। तो पहली अप्रोच जो पीरियडाइजेशन करेंगे, जो हमारी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, देन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के सेम पीरियड में अलग-अलग रीजन्स में क्या-क्या किस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो सेकंड सेंचुरी बीसी में हम देखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट में क्या सीन है, देन नॉर्थ इंडिया में क्या सीन है, देन ईस्टर्न इंडिया में क्या सीन है, साउथ में क्या सीन है।
ठीक है? वेस्ट में क्या चल रही है, दक्कन में क्या चल रही है, और हम लोग एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। तो ये हो गई हमारी रीजनल वेरिएशंस। आई होप दिस इज क्लियर फॉर नाउ। देन थर्ड अप्रोच जो है, थर्ड अप्रोच, इसके बाद जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर ली हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया पीरियड्स को, उसके बाद हम लोग हर पीरियड्स के लिए थर्ड अप्रोच इज, हर पीरियड्स को के लिए जो हमारे पास जानकारी है, वो जानकारी हमारे पास कहाँ से आ रही है, हमारे पास सोर्सेज क्या है उस पीरियड को जानने के, उन सोर्सेज को हम लोग डील करेंगे साथ ही साथ। जब भी हम किसी पीरियड में पहुंचेंगे तो सबसे पहले हम उस पीरियड्स के सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। सोर्सेज जानेंगे कि इस पीरियड्स के लिए हमारे पास सोर्सेज क्या है। अब सोर्सेज आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग पढ़ के ही आप लोग वीडियो देख रहे होंगे इस टाइम पे, तो फिर भी मैं आपको बताऊंगा। सोर्सेज जनरली हम दो तरह की सोर्सेज होती है हमारे पास ब्रॉडली, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और मटेरियल रिमेन्स। ये ब्रॉड कैटेगरी है सोर्सेज की। लिटरेरी सोर्सेज में फिर बहुत तरह की चीज़ें आती हैं, रिलीजियस, नॉन रिलीजियस, देन इंडिजिनस, फॉरेन अकाउंट्स, है ना? एंड एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में फिर वही इन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स, टेम्पल्स, आर्किटेक्चर, और भी कई सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो क्या सोर्सेज हैं उस पीरियड को समझने की, उस पीरियड के बारे में हमें किस कहाँ-कहाँ से जानकारी मिल रही है, उन सारे सोर्सेज को हम जहाँ जैसे ही उस पीरियड में पहुँचेंगे, सबसे पहले उस पीरियड को जानने के लिए हमारे पास क्या-क्या सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज को हम लोग लिस्ट डाउन कर लेंगे। ये हो है हमारी तीसरी स्ट्रैटेजी, तीसरी अप्रोच। सोर्सेज कर लिया। देन मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि जो सबसे सही अप्रोच जो है, मेन अप्रोच, हालाँकि ये सारी अप्रोच बराबर है, सेम ही है, बट अगर इन चारों में से सबसे इम्पोर्टेंट अप्रोच अगर आप मुझसे पूछो, तो वो है कि अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री थ्रू चेंजेज। इस अप्रोच को आप समझना। देखो, इसके लिए आपको एक छोटी सी, मैं आपको एक डिबेट में ले जाना चाहूँगा। डिबेट क्या है, एक ऐसी छोटी सी बात है कि व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री से आप क्या समझते हैं? कि इट इज द स्टोरी ऑफ आवर पास्ट, है ना? छोटी सी डेफिनेशन है, इट इज द स्टोरी ऑफ आवर पास्ट। हिस्ट्री की डेफिनेशन कई सारे हिस्टोरियंस ने अलग अलग हिस्ट्री को डिफाइन किया है। एनसीईआरटी जो कहती है, और मैं इसमें आपको दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में हिस्ट्री की आपको बस ले चलूंगा, दो डेफिनेशंस में। वही हमारी अप्रोच होगी, वही जो डेफिनेशंस होंगे हिस्ट्री की, वही हमारी अप्रोच होगी। आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो पहले पता तो होनी चाहिए कि वो चीज है क्या। सो हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आनी चाहिए कि हिस्ट्री होती क्या है, हिस्ट्री है क्या चीज। सो एनसीईआरटी जो डिफाइन करती है हिस्ट्री को, एनसीईआरटी कहती है हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ आवर पास्ट, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ human pasts in all its aspects. History is the study of human past in all its aspects. All its aspects. The study of human past in all its aspects. किसकी स्टडी है? ह्यूमन पास्ट की स्टडी है। और कैसी स्टडी है? सारे एस्पेक्ट, सारे पहलुओं की स्टडी है। तो आपको तो पहले ये जानना है कि ह्यूमन पास्ट की कितनी एस्पेक्ट होती हैं, कितनी एस्पेक्ट हो सकती है ह्यूमन पास्ट की। तो एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन पास्ट, एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन पास्ट। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं सिंपल सी क्वेश्चन कि आपकी जो प्रेजेंट है उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, तो आप बताओगे कि आपकी विचारधारा के बारे में, अपनी आइडियोलॉजी के बारे में, आपकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन के बारे में, आपकी मोड ऑफ सब्सिस्टेंस के बारे में, अपनी मतलब कि आप अपनी इकोनॉमी के बारे में बताओगे, आप अपने सोशल रिलेशंस के बारे में बताओगे, सोसाइटी के बारे में बताओगे,
आप बताओगे कि आप किस चीज़ में बिलीव करते हो, क्या रिलीजियस बिलीफ्स हैं आपकी, क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या कल्चर्स हैं आपके? तो ये सारी चीज़ें आप बताओगे मोटा-मोटी। तो पास्ट में भी जो है ना, अब देखो पास्ट प्रेज़ेंट कुछ अलग नहीं है, जो पास्ट है कभी न कभी हमारी प्रेज़ेंट ही थी वो भी। तो जो एस्पेक्ट्स हमारे आज के हैं, वही एस्पेक्ट हमारे पास्ट में भी रहे होंगे। तो अगर ह्यूमन पास्ट के एस्पेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं, दीज़ आर नथिंग बट व्हाट आर आवर पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। ये जो एस्पेक्ट्स हैं, ये पॉलिटिकल हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, देन हमारी सोशल, कल्चरल। कल्चरल एस्पेक्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ रिलिजियस एंड फिलॉसॉफिकल, रिलिजन एंड फिलॉसफी। रिलिजन एंड फिलॉसफी एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर।